हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसका नाम है प्रमोटर्स होल्डिंग। अब प्रमोटर्स होल्डिंग होता क्या है, इसे हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले देखना क्यों है और इसको देखना इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, और कहीं हमारे साथ कुछ फ्रॉड ना हो जाए या हमें कोई फॉल्स न्यूज ना मिल जाए तो हमें प्रमोटर्स होल्डिंग क्यों देखना जरूरी है, ये सारी चीजें हम आज ही इसी सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक विच इज प्रमोटर्स होल्डिंग। सबसे पहले प्रमोटर्स होल्डिंग जानने के पहले हमें प्रमोटर्स का मतलब क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज प्रमोटर्स। किसका मतलब क्लियर होना चाहिए कि प्रमोटर्स क्या होते हैं। हमारे प्रमोटर्स होते क्या हैं? प्रमोटर्स वो होते हैं जो एक कंपनी को, बिजनेस को, जिसकी कंपनी होती है, बिजनेस होता है जो उसमें स्टार्ट करता है, उसी को हम प्रमोटर कहते हैं। ठीक है, एंड यू कैन यूज द ऑनर वर्ड ऑल्सो फॉर द प्रमोटर, कि प्रमोटर यानी कि ऑनर ऑफ द बिजनेस, यानी मेजॉरिटी ऑफ द होल्डिंग उन्हीं की होती है। अब जिसका बिजनेस होगा, मेजॉरिटी ऑफ द होल्डिंग भी तो उसी पर्सन की होगी, उसी कंसर्न पर्सन की होगी। ओके, सो प्रमोटर्स के लिए हम वी कैन यूज ऑनर्स ऑल्सो। तो प्रमोटर्स और ऑनर्स में कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ओके, नाउ अगर हम इसकी होल्डिंग की बात करें, सो ऑफ कोर्स जिसकी कंपनी है उसकी तो होल्डिंग होती ही है उस कंपनी में, और बल्कि ना ही सिर्फ होल्डिंग होती है, मेजॉरिटी ऑफ द होल्डिंग जो होती है एक प्रमोटर की ही होती है। ठीक है, हमारे लिए अगर हम किसी कंपनी की को देखते हैं तो काफी टाइम आपको दिखता होगा उसके मेजर रेशियोज में, जब आप देखते होगे तो आपको दिखता होगा प्रमोटर्स होल्डिंग इस कंपनी की इतनी है, प्रमोटर्स होल्डिंग उस कंपनी की इतनी है, यू कैन सी दैट। तो जो आपको वो दिखते होंगे डिफरेंसेस, अब उन डिफरेंसेस की बात भी हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक बार प्रमोटर होल्डिंग की डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। सो प्रमोटर होल्डिंग सिग्निफाइज द ओनरशिप परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज ऑफ शेयर्स हेल्ड आउट ऑफ टोटल इक्विटी कैपिटल, यानी कि जितने भी टोटल शेयर्स होंगे, जितने भी टोटल शेयर्स होंगे, उसका जो परसेंटेज प्रमोटर के पास होगा, उसका जो परसेंटेज प्रमोटर के पास होगा वही कहलाती है प्रमोटर्स होल्डिंग। ठीक है, वही क्या कहलाती है? प्रमोटर्स होल्डिंग। यानी जितना परसेंटेज ऑफ इक्विटी, जितना परसेंट ऑफ टोटल शेयर्स, जितना कंपनी के पास टोटल शेयर्स हैं, उसका जितना भी परसेंटेज प्रमोटर होल्ड करके बैठा है, यानी प्रमोटर के पास है। तो और मेजॉरिटी किसके पास होता है? प्रमोटर के पास ही होता है, क्योंकि उसी का बिजनेस है, उसी की कंपनी है, तो मेजॉरिटी ऑफ द होल्डिंग भी प्रमोटर के पास ही होती है। तो उसी परसेंटेज को हम कहते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग। तो काफी टाइम जब आप इस डेटा को चेक भी करोगे, किसी भी मनी कंट्रोल हो गया, स्क्रीनर पे जाके हो गया, इफ यू चेक दिस, तो आपको एक परसेंटेज दिखेगा प्रमोटर होल्डिंग के सामने, या 50%, 51%, 55%, ऐसे करके जो परसेंटेज दिखता है वो परसेंटेज ये बताता है कि इतनी प्रमोटर के पास होल्डिंग है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, हम किसी रिस्की काम में ना फंस जाएं, उसमें भी हेल्प करता है हमें प्रमोटर्स। यानी कि किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको प्रमोटर्स होल्डिंग देखना क्यों जरूरी है। अब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हो और आपने प्रमोटर्स होल्डिंग नहीं देखी, तो यू डोंट नो कि प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है, और या फिर प्रमोटर की होल्डिंग क्या पिछले साल से इस साल कम हो रही है, वो कम हो रही है तो उसके पीछे रीजन क्या है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें किसी रिस्क में नहीं फंसना है, या हम किसी चीज में फंस ना जाए, किसी कंपनी की फॉल्स न्यूज ना देख ले, इसलिए हमें प्रमोटर्स होल्डिंग चेक करनी चाहिए। यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रमोटर होल्डिंग भी। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको प्रमोटर होल्डिंग्स भी चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो प्रमोटर्स यूजुअली हैव अ प्रीपोटेंस ऑफ द स्टेक मेजॉरिटी ऑफ द होल्डिंग। जैसे कि मैंने बताया कि ज्यादातर होल्डिंग किसके पास होती है? प्रमोटर्स के पास ही होती है। क्यों होती है? दैट यू ऑल्सो नो। Hence it becomes of the paramount importance to keep a track of promoters holding in any company। यानी कि इसलिए बोलते हैं मेजॉरिटी ऑफ द होल्डिंग उस पर्सन के पास ही है। अब अगर वो अपनी होल्डिंग्स को बेच रहा है, यानी कंपनी में कोई तो गड़बड़ है, इसलिए हमें पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखना चाहिए प्रमोटर्स होल्डिंग का। तो जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रमोटर की होल्डिंग पिछले साल कितनी थी, इस साल कितनी है। और हम ये नहीं देख सकते कि इस साल इतनी है, ये इतनी अच्छी होती है, इतनी बुरी होती है, ये नहीं देखना है हमें कोई फिक्स्ड अमाउंट भी नहीं पता होता कि प्रमोटर्स की होल्डिंग इतनी ही होनी चाहिए। हमें ये देखना है कि पिछले साल से कम तो नहीं हो गई, या पिछले कुछ टाइम ऑफ जो पीरियड है उससे तो कम नहीं हो गई। ये सारी चीजें हमें चेक करनी है, तभी तो हमें से ट्रैक करते रहना है कि प्रमोटर की होल्डिंग कहीं कम तो नहीं हो रही है, किसी भी प्रमोटर ने अपने शेयर्स कहीं बेच तो नहीं दिए हैं। अगर वो बेच रहा है तो दो रीजंस ऐसे हो जाते हैं जिसके कारण एक कंपनी में आपको भी
हो सकता है नुकसान अगर आपने उसी कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे हैं। तो अब कैसे होगा? सबसे पहले तो जैसे कि हमने देखा कि प्रमोटर्स के पास मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स होते हैं, प्रमोटर्स के पास मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स होते हैं। अब अगर मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रोल, मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स प्रमोटर्स के पास है, तो हम ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स अगर प्रमोटर्स के पास है, तो अगर वो उनमें से कुछ भी शेयर्स बेचता है तो ये होगा कि कंपनी के काफी सारे शेयर्स जो हैं वो एकदम से चले जाएंगे, और हमें ये लगेगा कि इतने सारे होल्डिंग जो थी प्रमोटर के पास अगर वो बेच रहा है, यानी उसे अपनी खुद के बिजनेस, खुद की कंपनी पे भरोसा नहीं है, तो हम उस पर इन्वेस्ट क्यों करें, या अगर हम उस पर इन्वेस्ट करके बैठे हैं तो हमें फिर डर लगे, ऑब्वियसली हमें लगेगा कि हमारा पैसा भी वापस आ पाएगा कि नहीं, बिकॉज कंपनी जो है वो रिस्क में है। प्रमोटर को खुद की कंपनी पे भरोसा नहीं है कि वो जो है इस कंपनी में शेयर उसको होल्ड करके रखने चाहिए, उसने खुद अपने शेयर्स जो है निकाल दिए। तो सबसे पहला रीजन यही बन जाता है हमारा कि हमें इस कंपनी में एक डाउटफुल रीजन हो जाता है जब प्रमोटर की होल्डिंग कम होने लगती है। तो अगर प्रमोटर की होल्डिंग कम हो रही है तो हमें ये चीज पता हो जाती है कि भाई प्रमोटर जो है उसको खुद विश्वास ही नहीं है अपनी कंपनी पे कि ये कंपनी जो है आगे अच्छी ग्रो कर पाएगी, तभी तो वो अपने शेयर्स जो है हटा रहा है। अब जैसे ये न्यूज आउट होती है कि प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स जो है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रोल उन्हीं के पास है, उसने अपने शेयर्स जो हैं बेच दिए हैं, या उसने अपने जो शेयर्स हैं वो निकाल दिए हैं, तो ये जैसी न्यूज बाहर आएगी तो ऑब्वियसली सब क्या सोचेंगे कि कंपनी को, प्रमोटर को कंपनी पे भरोसा नहीं है, तो तुरंत ही आपके पास भी शेयर होंगे, आप भी वो शेयर को निकाल दोगे। मार्केट में क्या होगा, उसकी वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। किसकी? शेयर की वैल्यू। किस कंपनी की? जिस कंपनी के प्रमोटर्स उसके शेयर्स बेच रहे हैं, तो उस शेयर्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है वो गिरने लगेगी, उस शेयर्स की वैल्यू जो है कम हो जाएगी। तो ऐसी कंपनीज में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जहां पे प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो कम हो रही है। दूसरा रीजन ये भी बन जाता है कि जब प्रमोटर्स अपने शेयर्स बेचते हैं तो बहुत सारे अमाउंट में बेचते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे शेयर्स होते हैं। तो मार्केट में क्या होता है ना, ढेर सारे शेयर्स आ जाते हैं, पर जो खरीदने वाले हैं वो तो उतने ही हैं। तो लोग क्या करते हैं, वो शेयर्स को ज्यादा अमाउंट में नहीं खरीदते हैं, और वो शेयर्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली गिर जाती है, क्योंकि कोई खरीदना ही नहीं चाहता है, खरीदने वाले लिमिटेड हैं, और शेयर्स जो है वो बहुत सारे मार्केट में आ गए, या डिमांड का कंसेप्ट लग जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, उस चीज की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि खरीदने वाले कम है, और वो जो चीज है, शेयर्स जो है वो बहुत सारे अमाउंट में है, तो खरीदने वाले जब कम है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दोनों ही केस में उन शेयर्स की वैल्यू जो है वो गिरने लगती है। तो इसलिए प्रमोटर होल्डिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि यही दो रीजंस ऐसे हो जाते हैं जिनके कारण आपको भी नुकसान फेस करना पड़ सकता है अगर आपने उस कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जहां की प्रमोटर्स होल्डिंग जो है कंटिन्यूअसली फॉल हो रही है। ओके, चलो इतनी चीजें जो है वो बहुत ही बेसिक हो जाती है कि प्रमोटर होल्डिंग होता क्या है, प्रमोटर होल्डिंग के कारण हो जाता है, मतलब रीजंस क्या हो जाते हैं अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बेचने लगता है। तो ये दो चीजें हमने अभी डिस्कस करी। ओके, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं प्रमोटर्स के बारे में, वो भी हम देख लेते हैं। अ प्रमोटर may have a significant holding and may have maintained his shares over a several quarters. Okay, but if he has pledged some or all of his holding with the lenders in order to raise loans, it may indicate pressure on the company finances. अब क्या होता है ना कि it is term used here is pledged. So pledged का क्या मतलब होता है? What is the meaning of pledged? और प्लेजिंग ऑफ शेयर, तो ये जो चीज है ना हम अभी पढ़ने वाले हैं या समझने वाले हैं कि प्लेजिंग क्या होता है, प्लेजिंग ऑफ शेयर्स क्या होता है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रमोटर्स होल्डिंग तो हम समझ लिया कि भाई प्रमोटर्स होल्डिंग का मतलब ये होता है। प्रमोटर्स होल्डिंग देखना क्यों है, और अगर प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को बेचता है या निकाल देता है तो उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ता है कंपनी पे, वो भी चीजें हमने देख ली कि शेयर की वैल्यू जो है वो कम होगी। दो रीजंस भी हमने देख लिए कि उसके पीछे कम क्यों होगी, वो भी हमने देख लिया कि भाई प्रमोटर्स बेच रहा है, यानी प्रमोटर को अपनी कंपनी पे खुद भरोसा नहीं है, तो ऑब्वियसली बाकी लोग भी नहीं करेंगे, तो उस शेयर्स को सभी निकालेंगे तो वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। सेकंड रीजन हमने ये देखा कि प्रमोटर जब शेयर्स देता है मार्केट में तो बहुत सारे अमाउंट में शेयर्स आ जाते हैं मार्केट में, शेयर्स बढ़ जाते हैं, खरीदने वाले तो लिमिटेड ही हैं, तो वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो ये दोनों ही रीजन के कारण शेयर की वैल्यू जो है वो तुरंत गिरती है उन कंपनीज की जिनके प्रमोटर्स जो है वो शेयर्स को बेच देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रमोटर्स होल्डिंग। बट इसी से जुड़ा हुआ एक और टर्म होता है प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। अब प्लेजिंग ऑफ शेयर्स क्या होता है, चलिए वो देख लेते हैं। प्लेज्ड शेयर्स,
अब प्लेज्ड शेयर्स को एक बार हम समझ लेते हैं कि होते क्या हैं। अब प्लेज्ड शेयर्स वो होते हैं कि फॉर एन एग्जांपल कोई कंपनी है, अब किसी कंपनी को चाहिए लोन, भाई उसके पास इतना पर्टिकुलर अमाउंट है ही नहीं, वो अपने जो फाइनेंस की नीड है उसकी वो पूरी नहीं कर पा रही है, तो उसको क्या चाहिए, लोन्स चाहिए। वो अपने एक्सपेंसेस रिकवर नहीं कर पा रही, नहीं फिक्स नहीं जो भी है, तो उसे लोन चाहिए। अब लोन जब हम भी लेते हैं तो कुछ ना कुछ हम एज अ कोलेट्रल रखते हैं। कोलेट्रल यानी कि कुछ ना कुछ हम गिरवी रखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें कैसा भी लोन चाहिए हो, तो कभी हमें अपना घर रखना पड़ता है, कभी हमें कोई व्हीकल रखनी पड़ती है, कुछ ना कुछ एज अ कोलेट्रल हमें रखना ही पड़ता है। वैसे ही जब कंपनी और बिजनेसेस वगैरह भी अपने अपने लोन्स लेते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ एज अ कोलेट्रल रखना उनको भी जरूरी होता है। तो कुछ कंपनीज, कुछ बिजनेस क्या करते हैं, अपने एज अ शेयर्स जो है वो अपने कोलेट्रल में रख देते हैं कि भाई इतने अमाउंट का हमें लोन चाहिए, उतने अमाउंट के आप हमसे शेयर ले लो। अगर बाय चांस हम आपको लोन का पैसा नहीं दे पाए तो जो शेयर्स हमने आपको दिए हैं वो आप बेच देना और उससे अपना अमाउंट रिकवर कर लेना। तो वो शेयर्स क्या कर दिए उनने, लोन पर दे दिए। तो वो शेयर्स जो लोन पे दे देती है बिजनेस या कंपनी, उन्हें हम कह देते हैं प्लेज्ड शेयर्स। क्या कह देते हैं, प्लेज्ड शेयर्स, जो कि एज अ लोन दे रखे हैं कंपनी ने किसी बैंक को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को जिससे उसने लोन लिया है। ठीक है, तो जो भी एज अ कोलेट्रल शेयर्स रखवाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लेज्ड शेयर्स। अब चलो, ये मतलब तो समझ में आ गया, पर इसका हमें क्या करना है, हमें तो कंपनी में इन्वेस्ट करना है। हम क्या करें कि भाई कंपनी ने किसको लोन दिया है, किससे लोन लिया है, हमें क्या करना है उससे। पर जब कंपनी लोन लेती है तो हमारी मेंटालिटी में क्या आता है, हमारे दिमाग में क्या आता है कि भाई इस कंपनी के पास पैसा नहीं है, ये कि तो तभी तो इसे लोन की जरूरत पड़ रही है, ये अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल नहीं कर पा रही है, तभी ये कंपनी जो है लोन ले रही है। इस पे आती है कंपनी की रेपुटेशन पे बात कि कंपनी के पास पैसा अभी नहीं है, तो कोई भी पर्सन उसमें इन्वेस्ट करने से पहले सोचेगा। अब इस जगह हमने अगर प्रमोटर्स होल्डिंग सिर्फ देख ली, तो आप जब प्रमोटर होल्डिंग चेक करोगे ना, किसी की भी प्रमोटर अपनी होल्डिंग में से शेयर्स रखवाता है किसी भी बैंक के, किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास। पर अगर हम जब प्रमोटर होल्डिंग चेक करेंगे, नॉर्मली कोई डेटा हमने चेक किया तो उसमें हमने प्रमोटर होल्डिंग जाके चेक करी, सो उसमें आपको वही प्रमोटर होल्डिंग हमेशा दिखती रहेगी। जो हमने पिछला कंसेप्ट पढ़ा था उसमें तो आपको चेंजेस दिखेंगे कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच रहा है, पर जब वो प्लेज करवाता है ना, तब आपको कोई चेंजेस नहीं दिखते डेटा में। तब हमें क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसी जगह पे हम थोड़ी सी गलती कर सकते हैं कि हम उस कंपनी पे इन्वेस्ट कर दें और बाद में जाके हमें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। ठीक है, तो जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपने प्रमोटर होल्डिंग देखी, फॉर एन एग्जांपल प्रमोटर होल्डिंग 50% है, तो अगर कंपनी प्लेज भी कर रही है ना शेयर्स, तो भी वो आपको हमेशा 50% दिखती रहेगी। आपको ये नहीं पता चलेगा कि भाई प्रमोटर ने अपने शेयर्स को प्लेज करके रखा है उधारी पे, ऑलरेडी बैंक इंस्टीट्यूशन के पास है, प्रमोटर्स के नहीं है वो शेयर्स, वो तो किसी बैंक या इंस्टीट्यूशन के पास एज अ कोलेट्रल रखे हुए हैं। पर कभी भी कंपनी और वो क्या दिखाती है, प्रमोटर होल्डिंग सेम ही दिखाती है। यहाँ पे हम हो जाते हैं कंफ्यूज कि अब हमें करना क्या है। तो आपको प्रमोटर होल्डिंग के साथ साथ एक चीज और देखनी है कि कितने प्रमोटर्स होल्डिंग में से कितने शेयर्स उसके प्लेज्ड हैं और कितने अनप्लेज्ड है, कितने प्लेज्ड हैं और कितने अनप्लेज्ड हैं। जब आप ये डेटा चेक करोगे तभी आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो पाएगा कि कंपनी के पास रियल प्रमोटर्स होल्डिंग कितनी है। ठीक है, जो कंपनी के पास प्रमोटर होल्डिंग दिखा रहे हैं वो गलत भी हो सकती है। सो आपको डेटा को इस वे में चेक जब आप करोगे तभी आप एक राइट डिसीजन ले पाओगे बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी। ठीक है, ये चीज हो गई। अब क्या होता है इसके कारण, फॉर एन एग्जाम्पल कंपनी के पास जो प्रमोटर होल्डिंग है, प्रमोटर्स होल्डिंग जो है कंपनी के पास वो है 50% की। ठीक है, और उसमें से जो प्लेज्ड है यानी कंपनी ने जिसका लोन ले रखा है वो 25% है, और जो अनप्लेज्ड है जो खुद प्रमोटर के पास ही अभी भी वो 25% है। अब आप सोचोगे चलो ठीक है 25% तो अभी भी प्रमोटर के पास ही है। अगर आपने ये चीज भी सोच ली कि चलो 25% है, बट क्या होता है ना, जब कोई कंपनी कोई बिजनेस अपना थोड़े भी शेयर्स दे देती है किसके पास, बैंक के पास, फॉर अ लोन, तो एक ट्रैप में फंसती चली जाती है। कैसा ट्रैप, वो भी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम। फॉर एन एग्जांपल एक कंपनी थी जिसको लोन चाहिए था 1000 रुपीज का। ठीक है, लोन चाहिए था 1000 रुपीज का, तो उसने एक बैंक से बात करी और उसने एक इंस्टीट्यूशन से बात करी और बोला कि मैं आपको 50 शेयर्स देंगे। हम आपको कितने शेयर्स देंगे, 50 शेयर्स देंगे। कितने रुपीस के, ऑफ ₹20 ईच।
ठीक है, हर एक शेयर की वैल्यू कितनी है 20, हो गया 1000 रुपीज, ठीक है 1000 रुपीज आ जाएगा। तो हमने कितने दिए 50 शेयर्स दिए पहले, तो सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर ने अपने 50 शेयर्स जो है वो बैंक को दे दिए कि ये 1000 रुपीज के। बैंक ने भी कहा ओके डन, आपके जो शेयर्स हैं वो हमारे पास आ चुके हैं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पैसे नहीं लौटा पाए तो आपके 50 शेयर्स जो है हम बेच देंगे। पर जैसे ही ये न्यूज बाहर आई, पब्लिक के पास आई, तो पब्लिक को पता चला कि भाई इस कंपनी के पास तो पैसे ही नहीं है। तो पब्लिक क्या करेगी, वो अपने इस कंपनी से भरोसा उठ जाएगा उसका, और वो जो है अपने शेयर्स बेचना स्टार्ट कर देंगे। जिनके पास भी इस कंपनी के शेयर्स होंगे वो उसको तुरंत बेचना स्टार्ट कर देंगे कि कंपनी जो है वो घाटे में जा रही है, इसके पास पैसा नहीं है, ये लोन लेने वाली है। तो सबको जो होगी ऑफ कोर्स अपना पैसा सबको रिकवर करना है, तो सब लोग शेयर्स बेचेंगे। जैसे ही शेयर्स बेचेंगे तो शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, शेयर की वैल्यू हो जाएगी कम, शेयर की वैल्यू हो जाएगी कम। अब जो है वो शेयर्स पहले 20 रुपए का जो मिलता था, अब वो मिल रहा है 10 रुपए का। अब कितने का मिल रहा है, 10 रुपए का, गिर के 20 रुपए से 10 रुपए हो गई, शेयर की वैल्यू गिर गई, 20 रुपए से 10 रुपए हो गई। अब बैंक क्या बोलेगा कि भाई आपने मुझे 50 शेयर्स दिए थे 20 रुपए के, तब तक ठीक था, पर अब आपकी शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 10 रुपए हो गई, तो अब आप मुझे शेयर्स बढ़ाओ, तभी तो आपकी जो अमाउंट है वो रिकवर हो पाएगा। तो फिर कंपनी ने क्या किया, 50 शेयर्स दिए थे, 50 और दिए, ठीक है, यानी कि टोटल शेयर्स कितने हो गए, 100 शेयर्स हो गए। 50 पहले के, 50 अब के, टोटल शेयर्स हो गए कितने रुपए के, 10 रुपीज ईच के। अब हो गए 100 शेयर्स 10 रुपए ईच के, अब उन्हें दे दिए, ठीक है। फिर क्या न्यूज आएगी, किसी को तो पता नहीं, अंदर की बात है। फिर न्यूज आएगी कि कंपनी ने 50 शेयर्स और दे दिए हैं और लोन लेने के लिए। फिर क्या हो गया, फिर लोग और टेंशन में आएंगे और क्या करेंगे, अपना अमाउंट रिकवर करने के लिए फिर शेयर्स बेचेंगे और शेयर की वैल्यू और कम होती चली जाएगी, कम होती जाती जाएगी, जाती जाएगी, उतनी ही ज्यादा कंपनी को शेयर्स जो है बैंक वालों को देने पड़ेंगे। और एक टाइम पे ट्रैप में जो है वो बैंक कंपनी जो है फंस जाएगी कि अपने शेयर्स तो उसके जाते जाएंगे, वैल्यू जो है कम होती जाएगी, और इस ट्रैप से वो बाहर नहीं निकल पाएगी। और जैसे जैसे उसको लोन लेना पड़ेगा, बाकी भी जो उसके जिनको उन्हें सामान दे रखा है उधारी पे, वो अपने अमाउंट रिकवर करने के लिए आएंगे, किसी से उधार लिया हुआ है वो अपना अमाउंट रिकवर करने के लिए आएंगे, जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स बेच देंगे। तो कंपनी क्या हो जाएगी, एक टाइम पे बैंक करप्ट हो जाएगी, दिवालिया घोषित हो जाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा। तो ऐसा होता है जब प्लेजिंग ऑफ द शेयर्स होना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी आपको प्लेज्ड और अनप्लेज्ड शेयर्स दिख रहे हैं, तो वहां पे हमें एक बहुत ही वाइज डिसीजन के साथ अपना डिसीजन लेना चाहिए कि टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट, ओके। सो इसलिए प्रमोटर्स होल्डिंग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है टू अंडरस्टैंड, बिकॉज उसी से रिलेटेड होता है प्लेजिंग ऑफ द शेयर्स। तो ये दोनों ही टर्म जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। एक बार और हम रीड कर लेते हैं कि व्हाट इज प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। तो प्लेज शेयर्स आर दो शेयर्स दैट आर ट्रांसफर्ड टू द लेंडर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी बाय द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो प्रमोटर्स रहते हैं वो एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी जो शेयर्स बैंक को दे दे, वो क्या हो जाते हैं, उनके प्लेज शेयर्स हो जाते हैं, ओके। क्यों देते हैं, टू रेज अ फंड, यानी उन्हें कमी पड़ रही है कहीं ना कहीं पैसों की, फंड नहीं है उनके पास, तो वो उसको रेज करने के लिए एज अ कोलैटरल रखते हैं अपने शेयर्स को, और टू टेक अ लोन इन ऑर्डर टू मीट द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, ओके। सो दैट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यानी डे टू डे रिक्वायरमेंट, फंडिंग फॉर द बिजनेस और रेजिंग फंड फॉर एनी न्यू प्रोजेक्ट, कोई भी रीजन हो सकता है, ओके। Pledging of shares above 50% can risky for the promoters. Yes, अगर pledging of the share जैसे मैंने बताया वो इंक्रीज होती जाती जाएगी और वो 50% से इंक्रीज हो गई, यानी 50% से ज्यादा शेयर्स जो हैं वो सामने वाले के पास एज अ प्लेज्ड शेयर्स हैं, यानी वो कंपनी एक बहुत बड़े रिस्क में है, तो हमें वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना है, ओके। सो ऑलवेज इग्नोर कंपनीज विथ हाई प्लेजिंग ऑफ द शेयर्स टू अवॉइड द अननेसेसरी ट्रबल्स। हमें हमेशा वो कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए जिनके पास बहुत ज्यादा pledging है, okay. So this is because pledging of the share is a sign of poor cash flow, low credibility, high debt company and inability to meet the short term requirements. जैसे जैसे आपकी pledging increase हो रही है, यानी कि आपकी कंपनी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपके पास प्रॉपर फंड नहीं है, आप अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर पा रहे एंड सो ऑन। और जैसा मैंने बताया कि एक ट्रैप में तो कंपनी फंसी जाती है जैसे ही वो प्लेजिंग ऑफ द शेयर स्टार्ट करती है। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि हर कंपनी के साथ सेम ऐसे ही होता होगा, बट इन द मेजॉरिटी ऑफ द cases, okay. So this is all about
अबाउट दी प्रमोटर्स होल्डिंग एंड द प्लेजिंग ऑफ द शेयर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, जिनके कंसेप्ट जो है वो हर जगह आपको नहीं मिलेंगे अवेलेबल, बट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हर एक कंसेप्ट की प्रमोटर होल्डिंग क्या होता है एंड उससे रिलेटेड प्लेजिंग ऑफ द शेयर्स क्या होता है. ओके, सो आई होप कि ये दोनों टर्म समझने के बाद आप एक प्रॉपर और एक वाइज डिसीजन लेंगे बिफोर इन्वेस्टिंग. ओके, सो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ हम मिलते रहेंगे इन मैग्नेट ब्रेन्स. टिल देन कीप इन्वेस्टिंग. थैंक यू.